ओपन योर नोटबुक। ओके, आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन प्लांट। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, एनिमल्स सांस लेते हैं, इसी तरह पौधे भी सांस लेते हैं। तो इनका भी एक प्रोसीजर होता है, एक जो है सिस्टम चलता है कि ये कैसे सांस लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या है कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं, ऑल लिविंग सेल जिसमें प्लांट और एनिमल भी आते हैं, तो इनको अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करना होता है। मतलब एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी। मतलब वेरियस एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो हमें फूड की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह ये जो लिविंग सेल्स हैं वो एनर्जी यूज करते हैं अपनी जितनी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। इसमें होता क्या है रेस्पिरेशन में कि जो ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस, जब क्योंकि रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, जब हम फूड को रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ फूड रिएक्ट करता है, तो दैट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और 6 जो है साथ में एनर्जी रिलेट करता है। ठीक है, जो भी प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग खाना खाते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो जो फूड है, फूड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये वाला प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। सांस लेते हैं हम, ठीक है, और साथ में हमें लॉट ऑफ एनर्जी मिलती है अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो इसमें एक्चुअल में होता क्या है। जो ग्लूकोज है C6H12O6 ये ब्रेक डाउन करता है, ये ब्रेक डाउन करेगा, मतलब ब्रेक कर देगा, मतलब टूट जाएगा, तभी ये रिएक्शन हुआ ना ऊपर वाला, कि ग्लूकोज जो है जब ब्रेक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे प्रोड्यूस 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसमें दो मेजर फेसेस होते हैं, 2 मेजर फेसेस होते हैं। फर्स्ट फेज जो है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिस। ग्लाइको ग्लाइकोलाइसिस, और सेकंड को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और ये वाला जो क्रेब्स साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया गिव अस एनर्जी, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया Mitochondria give us energy. Mitochondria is also called powerhouse of the cell. They produce energy in the form of ATP. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने 9th क्लास में जो चैप्टर था हमारा सेल, उसमें पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हमारे सेल्स को पावर देता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, जब साइट सबसे पहले है कि हमने 2 फेजेस की बात करी, ये 2 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म में होता है, और क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और आगे जो है जो साइटोप्लाज्म है, जो ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट इट पायरूवेट।
पायरुवेट, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, तो ये भी पायरुवेट में ही कन्वर्ट होएगा। ये यहाँ तक प्रोसेस सेम रहता है, आगे एनर्जी का फर्क आता है। यहाँ पे पायरुवेट जब ब्रेक करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है, और साथ में जो है एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, ये तो था फर्स्ट प्रोसेस, मतलब कि जो रेस्पिरेशन में सीरीज प्रोसेस होता है, ठीक है। एक ये था उसमें फर्स्ट प्रोसेस जिसमें दो फेज थे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोप्लाज्म में होता है, और जब ये ब्रेक करता है तो ग्लूकोज को, तो ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक जो है क्रेब्स साइकिल जो है हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और ये एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। पायरुवेट जब ब्रेक डाउन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल, और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एटीपी। सेकंड इसमें जो प्रोसेस होता है, सेकंड ईच ब्रेक डाउन, मतलब जो ब्रेक डाउन हो रहा है, जो भी इसमें पार्टिकल ब्रेक कर रहे हैं, मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक डाउन इज ड्यू टू, इज ड्यू टू पर्टिकुलर एंजाइम, एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहते हैं, मतलब उस केस को ब्रेक डाउन करने के लिए वहां पे जो है उसके लिए एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहते हैं। थर्ड है कि जो एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल नाम है एडिनोसाइन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ये जो फॉस्फेट बनता है इसमें, जो फॉस्फेट बनेगा ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसमें क्या बनता है, एक मिनट भी, यहाँ स्पेलिंग ठीक करो, PH, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओ एक मिनट, ट्राई ट्राइफॉस्फेट, अब ठीक है। देखो ये जो फॉस्फेट है हमें माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होता है तब मिलता है, याद रखना ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम एटीपी की बात कर रहे हैं। एटीपी हमें कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर होगा तो वो तभी फॉस्फेट जो है रिलीज होगा, ठीक है, तभी जो है फॉस्फेट रिलीज होगा। आपको इसमें क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे लिख रही हूँ, साथ में लिख लो, फुल फॉर्म ऑफ, फुल फॉर्म ऑफ अगर एटीपी पूछा है तो आप लिखोगे एंडोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। इसको बोला जाता है, एटीपी को बोला जाता है द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी इट्स कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, जैसे आपके पास पैसे होते हैं, आपको जो है रुपीस मिलते हैं, तो आप उसको खर्च करते हो, तो जब हमारी बॉडी में एटीपी बनता है तो वो एनर्जी होता है, तो हमारे जो सेल्स हैं उस एनर्जी को यूज करके अपनी वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। समझ आ गया यहाँ तक, इज दिस क्लियर? कोई इसमें मुश्किल तो नहीं है? अब देखो इसमें सबसे पहले है कि जब एनर्जी बनती है एटीपी, ठीक है, एनर्जी कौन सी सबसे पहले बनी, एनर्जी बनी एटीपी, ठीक है। जब हम इसको यूज कर लेते हैं तो एटीपी जो है कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है एडीपी में, इसको बोलते हैं एडेनोसाइन, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट,
डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बोला जाता है। अब जो है और एनर्जी चाहिए होती है ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए। जब हम और एनर्जी जो है प्रोवाइड करते हैं सेल को, तो ये क्या करता है, एडीपी दोबारा जो है एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रिकन्वर्ट इनटू एटीपी। एडी पहले क्या बना, एटीपी बना। जब हमने इसकी एनर्जी यूज कर ली तो ये डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखो ट्राई, ट्राई मतलब 3 के लिए बोला है, डाई मतलब 2, एनर्जी कम हो गई तो हमें इसको और एनर्जी देंगे ग्लूकोज ब्रेक करने के लिए, तो ये वापस जो है एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो 1 ग्लूकोज है, 1 मोल ऑफ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इक्वल होता है 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ठीक है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 38 मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे। मतलब ये देखो मैंने आपको रिएक्शन लिखवाया था, दोबारा देखो ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कोई भी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो यहाँ पे लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज। अगर मान लो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, कोई भी रिएक्शन हो अगर ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट तो ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। अगर मान लो आपको क्वेश्चन टीचर पूछ लेते हैं स्कूल में कि अगर मान लो ऑक्सीजन हम आपको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं तो बताओ कि एनर्जी जो है कितनी रिलीज होगी, तो आप कहोगे कि लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ठीक है, लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज। लेकिन ऑक्सीजन अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसमें बिल्कुल कम होती है। इज दिस क्लियर नो? अब देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा था कि जब हमने ग्लूकोज, ग्लूकोज हमें कहाँ से मिला, जब हमने खाना खाया, फूड से। ग्लूकोज जो है जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज मिलता है, तो ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्रेक करता है ग्लूकोज, तो ये जो है क्या करता है, एनर्जी रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा और साथ में एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये आगे 2 तरह की होती है, एक होती है हीट। जब आपने कई बार देखा होगा कई लोग जब खाना खाते हैं तो उनको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, देखा है कभी? कई लोगों को खाना खाते हुए पसीना आता है, वो स्वेटिंग किस वजह से होती है, जो आपकी बॉडी में खाना खाते हुए एनर्जी जो है मतलब हीट रिलीज हो रही है, ये जो है एक तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा एटीपी फॉर्म में, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। अब जो है एनर्जी जब एटीपी यूज होना शुरू हुई तो ये जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम इसको और एनर्जी देते हैं मतलब ब्रेक डाउन करने के लिए, तो यहाँ पे जाके ये वापस जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी में। तो साथ के साथ क्योंकि एटीपी फॉस्फेट, फॉस्फेट मिल रहा है हमें, तो ये फॉस्फेट कहाँ मिलेगा हमें, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है। ठीक है, कौन से प्रोसेस में, माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोसेस में। इज दिस क्लियर? आगे लिखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपके साथ जो मैं लिखवा रही हूँ ये सारे छोटे क्वेश्चंस को कवर करेगा। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये सारे जो मैंने पार्ट लिखवाए हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको रिवाइज करो। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। जैसे मान लो कोई भी एनिमल है, अगर एनिमल है, ठीक है,
एनिमल को एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो किसके लिए एनर्जी चाहिए? उसने जो है अपने फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। शेल्टर की जो है उसको नीड होती है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। दूसरा है कि उसको लाइफ सरवाइव करने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मतलब वो अपनी इस एक्टिविटी को कैसे कंप्लीट करता है कि उसमें जो है ये एनर्जी, अगर एनर्जी होगी तभी वो कोई काम कर पाएगा ना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हम लोग ही हैं, ठीक है। हम लोग अगर मान लो खाना कम खाते हैं, लेस फूड, मतलब फूड कम खाते हैं, मतलब एक दिन खाया एक दिन छोड़ दिया, तो हमारी बॉडी के अंदर भी एनर्जी जो है मतलब खर्च होती है। कैसे खर्च होती है ये देखो, ठीक है। जैसे मान लो कई बच्चे आपने देखा होगा स्कूल जाते हैं गर्मियों में, तो वो सुबह सिर्फ दूध पी के जाते हैं। इन जो दूध पी के जाते हैं मोस्टली इन बच्चों में एनर्जी जो है कम होती है, लेस होती है। लेकिन जो बच्चे फूड खाते हैं उनमें जो है लॉट ऑफ एनर्जी रहती है, और साथ में इनकी कंसंट्रेशन थोड़ी अच्छी होती है, ठीक है। फूड गिव अस एनर्जी, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी होगी तभी आप कोई एक्टिविटी कर पाओगे पूरी कंसंट्रेशन से, अदरवाइज आपका मन भटकता रहता है। तो फूड खाना जरूरी है कोई भी अपनी एक्टिविटी को पर बनाने के लिए, क्योंकि अगर फूड नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं बॉडी में होगी तो कोई काम करने में मन नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है एनर्जी जो है हमारी बेसिक नीड है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी दो तरह की होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है एनाबॉलिक, एनाबॉलिक, एनाबॉलिक होती है एक, एक होती है कैटाबॉलिक, ठीक है। एक होती है एनाबॉलिक, एक होती है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक वो होती है जो एनर्जी जो है ये प्रोसेस ये कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब समझाती हूँ, पहले लिखो। कंस्ट्रक्टिव और बायोसिंथेटिक, बायोसिंथेटिक प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिव मतलब बनाना, ठीक है। किसी भी चीज को बनाने के लिए एनर्जी को यूज करना पड़ता है, कोई भी एनर्जी, मतलब कोई भी एनर्जी यूज करके हम जो है कोई चीज बनाते हैं। और जो कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है या प्रोसेस होता है, ये होता है डिस्ट्रक्टिव। ये क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। डिस्ट्रक्टिव मतलब ये जो है चीजों को ब्रेक करके, ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग अप प्रोसेस होता है, ब्रेकिंग अप प्रोसेस होता है, ठीक है। और इन दोनों में फर्क क्या होता है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में? देखो, कंस्ट्रक्टिव किसी चीज को बनाने के लिए हमें चीजों की जरूरत होती है, तो एनाबॉलिक जो है एनर्जी को यूज करता है, यूज एनर्जी। और ये जो डिस्ट्रक्टिव ब्रेकअप करने के लिए ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी जो है एनर्जी प्रोड्यूस। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जो फूड है, फूड जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो ये रेस्पिरेशन होगी, रेस्पिरेशन के साथ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एनर्जी रिलीज होगी तो ये फूड, फूड हमें एनर्जी देता है। एनर्जी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो रेस्पिरेशन, फूड मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा और एनर्जी रिलीज होगी। तो जो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कैटाबॉलिक में आता है। कैटाबॉलिक मतलब एक तो ये जो है, कैटाबॉलिक जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, आपने अभी पढ़ा है ऊपर। अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो मतलब हीट भी रिलीज होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जब हम खाना खाते हैं कई लोग तो उनको स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग का मतलब उनको पसीना आता है, तो वो क्यों आता है? अंदर हीट जनरेट होती है। तो ये जो रेस्पिरेशन जो कैटाबॉलिक है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है, ठीक है। और जो एनर्जी यूज करते हैं उनको एनाबॉलिक बोलते हैं, और जो एनर्जी रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं कैटाबॉलिक। इनका एक दूसरा नाम भी होता है, इनको जो जो यूज करते हैं इनको बोलते हैं एंड्रे एंड्रोजोनिक, ठीक है।
और ये जो होते हैं एक्सोजोनिक, मतलब एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? अब आगे देखो, यहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो। हाँ जी, मैम कैटाबॉलिक के नीचे मैम जो सबसे लास्ट में नाम था। एक्स्ट्राजोनिक। एक्स मतलब बाहर निकालना, एनर्जी को रिलीज करना। डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन और बर्निंग। बर्निंग जहाँ कंबशन, किसी चीज को जलाते हैं, तो इन दोनों में क्या फर्क होता है? रेस्पिरेशन और बर्निंग दोनों में क्या डिफरेंस है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे बीच में एक लाइन बना लो, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। फर्स्ट पॉइंट है, देखो पहले रेस्पिरेशन को डिस्कस करती हूँ। मतलब ये एक सीरीज रिएक्शन है, मतलब सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो सबसे पहले हमने टॉपिक जब स्टार्ट किया था, 3 प्रोसेस पढ़े थे। एक में पढ़ा था कि 2 फेजेस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ग्लाइकोसिस 2 फेजेस वाला पढ़ा था। एक मैंने बोला था कि उस टाइम में पर्टिकुलर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, आप अपनी कॉपी पे देख सकते हो जो आपने लिखा था। थर्ड जो है एटीपी, मतलब ये सीरीज रिएक्शन है, मतलब सीरियल वाइज होगा। पहले ग्लाइकोसिस में होगा, फिर आगे जो है माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होगा, इनको बोला जाता है क्रेब रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद जो है कोई भी चीज को ब्रेक करने के लिए हमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और एक जो है एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, तो ये जो है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, वो एक केमिकल स्टेप है, सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप। इसका दूसरा पॉइंट ये है, ये बाय एंजाइम्स होता है, बाय एंजाइम्स। थर्ड ये है, हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो इसको बोलते हैं बायोकेमिकल, इसमें सिर्फ केमिकल रिएक्शन होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस। ओके, आगे है ये जो है एटीपी, एटीपी एंड हीट रिलीज करता है। ये जो है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में गर्मी आती है, और ये जो है लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब लाइट एनर्जी नहीं देता। नो लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस, इज प्रोड्यूस। ये जो है बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, अकर एट बॉडी टेम्परेचर। दोबारा सुनो, रेस्पिरेशन जो है एक सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप है, मतलब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तब जाके ये रिएक्शन होता है। आगे जो है एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब बॉडी के अंदर होता है। ये एटीपी रिलीज करता है, और साथ में बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है। इसमें लाइट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, अकर एट बॉडी टेम्परेचर। अब बर्निंग ऑफ जहाँ कंबशन के बारे में, जैसे मान लो हमने वुड को जलाया, वुड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो है, इसने हमें क्या दिया? लकड़ियां जलाते हो लोहड़ी वाले दिन, तो आपने देखा होगा जब वुड को जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे गिव अस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब देखो ये जो है अकर एट ए सिंगल स्टेप, ये एक ही स्टेप में हो जाता है, इसमें डिफरेंट स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती। अकर अकर इन सिंगल स्टेप, ये एक ही स्टेप में खत्म हो जाता है कंबशन। ठीक है, आपने लकड़ियों को आग लगाई, उसने हीट और लाइट दिया, उनका काम खत्म हो गया, लास्ट में उसके एशेस बचते हैं। सेकंड जो है, इसमें जो है कह सकते हो कैरिड आउट बाय हीट,
ठीक है, एंजाइम्स की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। दूसरा है ये जो है फिजियो केमिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इसमें दोनों होते हैं। ठीक है, और ये हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। हीट एंड लाइट रिलीज करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। और ये जो है अकर एट इग्निशन टेम्परेचर, मतलब ये इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर, मान लो जैसे मान लो आपने देखा होगा वुड जो है, सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ इसको समझाने के लिए पॉइंट को। वुड, और अगर मैं वुड के ऊपर एक कल्ला वुड लिया, हमने उसको जो है यहाँ पे कागज लगाए और इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो ये जो है हीट और लाइट में बदल जाएगा। बट इसको इसके वुड के इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना होगा। लेकिन जैसे ही मैंने वुड के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया, इसमें ऑयल डाल दिया, तो आप देखोगे जब आप इसको आग लगाओगे तो वुड जल्दी आग पकड़ जाती है, तो वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक जल्दी पहुंच जाती है। तो कहने का मतलब है किसी भी चीज को जलाने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। इज दिस क्लियर? यस मैम। अब देखो जो यस मैम। गुड, आगे देखो जो सभी प्लांट्स हैं, द एंटायर प्लांट, द एंटायर प्लांट रेस्पायर, सारे प्लांट जो है रेस्पायर करते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं। ठीक है, प्लांट जो है अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। कैसे सांस लेते हैं वो देखो, तीन पार्ट से वो सांस लेते हैं, तीन नहीं चार, चार से। कैसे? पौधे जो हैं पत्तों द्वारा सांस लेते हैं, क्योंकि पत्तों में स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। रूट्स के थ्रू सांस लेते हैं। ठीक है, और स्टेम्स के थ्रू सांस लेते हैं। ठीक है, स्टेम्स के थ्रू सांस लेते हैं। और यहाँ पे जो है जब वो इवन द डीपेस्ट प्लेस इन द सेल, डीपेस्ट प्लेस इन सेल इन एनी रीजन। ठीक है, तो मतलब लीव्स के थ्रू, लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। लीव्स में स्टोमेटा होता है, वो स्टोमेटा की वजह से सांस लेते हैं। रूट्स, रूट्स जो हैं मतलब ये जो है सरफेस, ग्राउंड सरफेस से ही सांस लेते हैं। जैसे आपने सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ कैसे इसको जो है रूट्स के थ्रू कैसे हुआ। मान लो आपके पास एक पॉट है जहाँ पे आपने एक पौधा लगा रखा है, ये कोई छोटा सा प्लांट है। ठीक है, ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी इसमें डाल रखी है हमने, और इसमें पानी ऐड किया हुआ है, और आप जो है इसको जो है खुरपे के साथ मिट्टी को खोदते रहते हो। तो उसके खोदने का क्या फायदा होता है, आपने देखा है घर में माली लगाते हैं तो वो इसकी गुड़ाई करता है। गुड़ाई करने से क्या होता है, ऑक्सीजन पेंट्रेट होती है, क्योंकि पौधे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लो यही एक गमला एक और हो आपके घर में, तो यहाँ पे एक पौधा आपने लगा रखा है, तो इस पौधे के अंदर पानी खड़ा है, वाटर जो है इसको वाटर लॉजिंग बोलते हैं, पानी जो है इसमें खड़ा है। तो ज्यादा पानी अगर खड़ा रहता है तब भी पौधे जो है सांस नहीं ले पाते। मतलब अप्रोप्रिएट मात्रा में पानी जो है पौधों को देना चाहिए ताकि वो सांस ले सके। अगर मान लो पानी गमले के अंदर खड़ा है, पौधा जो है अच्छी तरह सांस नहीं ले पाएगा और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो मर जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पानी भी अप्रोप्रिएट मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि पौधे जो है सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन यूज करते हैं। ठीक है, स्टेम, स्टेम में होता है लेंटिसल। ये लेंटिसल्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई टानिया टहनियां जो है वुडी होती हैं, बिल्कुल
वुड जैसी होती हैं, और कई टहनियां जो है, स्टेम्स जो हैं, वो ग्रीनिश होती हैं, ग्रीन स्टेम होती है। जैसे आप समझ लो गुलाब की पत्तियों का, गुलाब देख लो, गुलाब में जो है वुडी स्टेम नहीं होती, वो वहां पे ग्रीन स्टेम होती है। तो जिनकी ग्रीन स्टेम होती है वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है, वो स्टोमेटा के थ्रू सांस लेती है। जो वुडी होती है, जिसमें बड़ी बड़ी वुड्स होती हैं, ब्राउनिश कलर की वुड्स होती हैं, तो वो जो है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वो उसको बोलते हैं लेंटिसेल। उसको क्या बोलते हैं? लेंटिसेल। दो तरह की स्टेम्स होती है, एक होती है वुडी, एक होती है ग्रीन स्टेम। तो जो वुडी स्टेम होती है वो जो है उसमें लेंटिसेल होते हैं, क्योंकि वुड के अंदर छोटे छोटे पोर प्रेजेंट रहते हैं, तो उसके थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जो ग्रीन स्टेम होती है, समटाइम जैसे पत्तों में तो स्टोमेटा रहता ही रहता है, लेकिन ग्रीन स्टेम्स के अंदर भी कई जगह स्टोमेटा पाया जाता है, जो सांस लेने में हेल्पफुल होता है। ये क्लियर हो गया आपको? Yes, ma'am. कोई डाउट तो नहीं है इसमें? Yes. No, ma'am. चल, No, ma'am. क्लियर हो गया ना ये टॉपिक? आगे चलते हैं। अब देखो, जो जो एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कब होता है? दिन के टाइम होता है फोटोसिंथेसिस। अगर मान लो मैं दिन की बात करती हूँ, ड्यूरिंग डे टाइम की बात करती हूँ, ड्यूरिंग डे टाइम, अगर दिन के टाइम करेंगे तो पौधे जो हैं, प्लांट जो हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब आप वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस। पौधे जो है दिन के टाइम करते हैं फोटोसिंथेसिस। और जब वो जो है लीव्स जो हैं, जो उनकी पत्तियां हैं, लीव्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, लीव्स जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज की जाती है, रेस्पिरेशन के लिए यूज की जाती है। एंड रेस्ट इज डिफ्यूज ऑफ, रेस्ट इज डिफ्यूज, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी रूट्स की, रूट्स में जो है गैसेस डिफ्यूज होती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन, गैसेस का डिफ्यूजन होता है। आपको मैंने शायद मैटर वाला टॉपिक समझाया था, उसमें भी बताया था। जैसे मान लो घर में फूड बनता है, तो फूड को जब आप हीट एनर्जी देते हो, हीट एनर्जी, तो फूड के पार्टिकल डिफ्यूज होते हैं, और खाने का अरोमा पूरे घर में फैल जाता है, खुशबू आती है। मतलब हाँ, एक फूड की खुशबू होती है। तो वो आपको जो खुशबू मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है? क्योंकि फूड पार्टिकल डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे आप परफ्यूम लगाते हो, एक रूम में परफ्यूम लगाते हो, तो घर में पूरे घर में उसकी खुशबू रहती है। वो किस वजह से रहती है? डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि उसके जो पार्टिकल डिफ्यूज हुए, तो पार्ट जो है गैसेस गैसेस में डिफ्यूजन प्रोसेस चलता है। क्योंकि गैसेस इसमें कौन सी है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पौधे जो है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं, और खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। अब देखो, यही प्लांट जब रात का टाइम होता है, एट नाइट, जब रात का टाइम होता है, तो ये पौधे जो हैं, प्लांट जो हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। यहाँ पे फोटोसिंथेटिक मेथड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रात के टाइम जो है ना तो सनलाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है, सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती। तो सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी, तो ये जो है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस नहीं होता। तो यहाँ पे क्या करते हैं? उल्टा चक्कर चलता है। यहाँ पे जो इसकी लीव्स हैं, ऑब्टेन करती हैं ऑक्सीजन, ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट, बाहर से लेती हैं, फ्रॉम द एनवायरमेंट, या एटमॉस्फेयर कह दो, एट द एटमॉस्फेयर। और ये रिलीज करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि जैसे आपने सुना होगा,
क्वेश्चन एक आता भी है यहाँ पे कि रात के टाइम पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए, ठीक है। तो पौधों, जैसे मान लो कोई ये से ये प्लांट है, तो हमें बोलता जाता है कि इसके नीचे जो है सोना नहीं चाहिए, क्योंकि रात के टाइम पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से लेते हैं, मतलब इसमें ऑक्सीजन अंदर जा रही है, पत्ते जो है ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, और जो बाहर निकाल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा मात्रा में भी नहीं होती कि जो हमें मार सके, ठीक है। बट इससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे घरों में होती है, जो हमारे रूम्स होते हैं, पूरा घर होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के मुकाबले हमारे घर में ज्यादा होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पौधों के नीचे रात को सोना नहीं चाहिए, कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और दूसरा एक और मिसपरसेप्शन है कि भूत रहते हैं, इसलिए भी जो है इसके ऊपर नीचे जो है सोना नहीं चाहिए, लेकिन उसका कुछ और रीजन भी है क्यों नहीं सोना चाहिए। क्योंकि ये पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि पौधों में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती जो हमें मार सके, ठीक है। दूसरा रीजन इसका ये माना जाता है कि ये पौधों के ऊपर छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, हो सकता है कई पेड़ के ऊपर स्नेक रहते हो, ये हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, मतलब इंसेक्ट्स हो सकते हैं जो इस पे रहते हैं पौधों के ऊपर, स्पाइडर होते हैं, कोई पॉइजनस स्पाइडर, अगर बाय चांस वो हमें काट जाए तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर इस पौधे के ऊपर कोई स्नेक रहता है तो वो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ये एक कुछ बिलीव्स हैं हमारे कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमें खत्म कर देती है, इसलिए नहीं कि ये इतनी मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। तो मतलब कि ये हमें उतनी नुकसान नहीं पहुंचाती जितने ये एनिमल्स नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया ये टॉपिक? यस यस। अब देखो, एक होता है फोटोसिंथेसिस, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं जो मैं लिखवा रही हूँ। लिखो डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ओके। फर्स्ट जो है, पहले हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। फर्स्ट जो है फोटोसिंथेसिस, ये होगा अकर ओनली प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंस है तो ये रिएक्शन होगा प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तब होता है जब क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सेकंड इसका पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ये प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है, ओनली अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये यूज क्या करता है फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है और वाटर यूज करता है। और ये जो है बाय प्रोडक्ट हमें क्या देता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऑक्सीजन इज रिलीज ऑक्सीजन इज बेनिफिशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, क्योंकि हम सांस लेते हैं, अपनी लाइफ को सरवाइव करवाते हैं, ठीक है। इसमें जो है लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये एनर्जी पौधे जो है अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमें जो है जैसे फ्रूट मिलता है, ठीक है, तो जब ये फूड यूज करते हैं, पौधे जो है जैसे फूड ले रहे हैं तो इनका वेट बढ़ता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है हमारा भी, जब हम फूड ज्यादा खाते हैं, जब फूड लेते हैं तो हमारा भी वेट बढ़ता है,
तो इनके इसका मतलब है कि इनका भी वेट बढ़ता है, रिजल्ट इन गेन इन वेट। ये इनका वेट तभी पौधों का बढ़ता है। आपने देखा ना, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनका वेट काफी ज्यादा होता है, तो वो किस वजह से होता है? रिजल्ट इन गेन इन वेट। जब ये खाना खाते हैं तो इनका भी वेट बढ़ता है। तो ये जो फूड है, फूड मैन्युफैक्चर्ड, ये फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे पौधे हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट देते हैं, ये फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म टोटली डिपेंड अपॉन द प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट हमें फूड देते हैं, हम वेजिटेबल भी लेते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, तो सारे जो है किसमें आते हैं? और ये कौन सा प्रोसेस है? एनाबॉलिक। दिस इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि ये एनर्जी यूज कर रहे हैं। पढ़ा था ना स्टार्टिंग में एनाबॉलिक क्या होता है? एनाबॉलिक प्रोसेस। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। अब देखो, जो रेस्पिरेशन है ये हमारे लिविंग जितने भी मतलब ऑल लिविंग सेल्स में होता है। अकर इन अकर इन ऑल लिविंग सेल्स। ये जो है कभी भी हर टाइम होता है, अकर इन ऑल टाइम, अकर एट। सांस हम 24 घंटे लेते हैं, ये तो नहीं होता बीच में सांस जो है ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि ये जो है, क्योंकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब फूड, और कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। अब अपने नाक के नीचे हाथ रखो, गर्म हवा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, एनर्जी partially converted, partially converted, converted into heat and partially into useful। मतलब आधी एनर्जी तो हीट के लिए यूज होती है, बाकी यूजफुल एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी, मतलब हमें जो एक्टिविटीज करनी है उसके लिए यूज होती है, वेरियस एक्टिविटी। ठीक है, तो रिजल्ट इन वेट लॉस। जैसे आपने योगा के बारे में सुना है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, सांस अंदर बाहर लेने से क्या होता है? वेट लॉस होता है। ठीक है, योगा जो है ओनली बेस्ड ऑन दिस प्रोसेस। ठीक है, फूड जो है इसमें, फूड ब्रोकन डाउन, इसमें फूड जो है ब्रोकन डाउन होता है, फूड जो है ब्रोक डाउन करता है, और इसको बोला जाता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। दिस इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। इज दिस क्लियर? Yes. कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? No, ma'am. समझ आ गया ये टॉपिक? इतनी मेरी गारंटी है, इसको करने के बाद आप अपनी बुक खोल के उसको रिवाइज करोगे तो आपको सब कुछ आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। अब देखो, जो हम इसमें लिखेंगे कि जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, फटाफट लिखो, क्योंकि अगली एक्टिविटी में, जो अगली लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करके दिखाऊंगी इनकी एक्टिविटीज। अभी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन करते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी दो तरह की है। रेस्पिरेशन है एक एरोबिक
एक है एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, एक है एनारोबिक, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस एक मिनट भी आप लिखो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और ये जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की नीड होती है, और ये जो है कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे ऑक्सीजन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है ये साइटोप्लाज्म में होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब जो भी रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में होगा वो लेस अमाउंट, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। और यहाँ पे इस प्रोसेस में जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस है यहाँ पे कंप्लीट जो है ग्लूकोज, यहाँ पे लिखो ग्लूकोज, ग्लूकोज इज कंप्लीटली broken down to carbon dioxide and water। और यहाँ पे जो इनकम्प्लीट, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होती है, यहाँ पे इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ वहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड, इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एनिमल्स में होता है, जैसे आप ज्यादा भागते हो तो आपकी जो है टांगों में क्रैम्प पड़ जाते हैं, तो वो वहां पे क्यों पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड होता है, बनता है। और इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल ये जो है इन प्लांट, ये प्लांट्स में होता है। जो आप इथाइल एल्कोहल, जो शराब बनती है, वाइन बनती है, ग्रेप से बनती है इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, तो ये जो है प्लांट्स में होता है। ठीक है, अब देखो, पहले मैं जो है एरोबिक रेस्पिरेशन इसका रिएक्शन लिखवा रही हूँ, लिखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जब ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लाइकोसिस प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे जो है डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन
अकर इन साइटोप्लाज्म। यहाँ पे ये ऐसा प्रोसेस होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ये जो ग्लूकोज जब ब्रेक करता है तो ये जो है पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहां तक तीनों प्रोसेस में मतलब ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। और जब ये ब्रेक करता है इन द साइटोप्लाज्म, यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं होता, तो ये डायरेक्टली जो है ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट। पायरुवेट जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज करते हैं। आगे जो है ये 3 तरह का होता है। ये देखो, यहाँ पे अगर मैं लिखूं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तो ये जो है ईस्ट में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होती, ये इथेनॉल बनाता है, जो आपने पहले पढ़ा था इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल मतलब जो वाइन बनती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जो है एनर्जी रिलीज करता है। तो ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। और आगे देखो, अगर जहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये जो है इन आर सेल, हमारे जो है मस्कुलर सेल, मसल सेल, मसल सेल, तो वहां पे लैक्टिक एसिड बनता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। और यहाँ पे अब आ गया, जब ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। इस जगह पे जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंस है, यहाँ पे जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। इस जो ऑक्सीजन वाला है इसको बोला जाता है एरोबिक, और ये दोनों जो है एनारोबिक में आते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि जो पायरुवेट जो है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब कम ऑक्सीजन है, तो वो हमारे मसल सेल्स होते हैं, तो वहां पे लैक्टिक एसिड बनेगा। अगर ईस्ट में पूछा है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस हो रहेगा, वहां पे इथेनॉल बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में जो है एनर्जी रिलीज होती है। यहां तक समझ आ गया आपको? यस यस आज के लिए बस इतना ही, आप इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो इसकी। फिर अगली क्लास में मैं इसके आपको कुछ जो है डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगी, और साथ में जो है इसी को एरोबिक और अनएरोबिक को कंटिन्यू करेंगे दोबारा से। ठीक है, उसके रिएक्शंस दोबारा लिखवाऊंगी। ठीक है, तब तक इसकी प्रैक्टिस करो और अपना लेसन रीड करो। आपकी जो है आधे से ज्यादा लेसन जो है खत्म हो गया आपका। ओके, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आप जो है अब इसकी प्रैक्टिस करो, अपने नोट्स कंप्लीट करो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके। थैंक